वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर, उस टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देख ली। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखने के बाद अब हम देखेंगे ये ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है और भैया कैसे ये इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहा है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या इसके एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी एज वेल, कि इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, क्या बुरा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले आपको उससे पहले ग्लोबलाइजेशन समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अच्छा देखो, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंडिया ने एक चीज़ बनाई, ठीक है, इंडिया ने बनाया फॉर एन एग्जाम्पल कि इंडिया ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। चाइना हार्डवेयर बनाने में सबसे आगे है, तो चाइना से हार्डवेयर आया, इंडिया ने सॉफ्टवेयर बनाया, उन दोनों को इंटीग्रेशन करके किसी एक अलग देश ने कुछ उसका प्रोडक्ट बनाया और वो किसी एक चौथे देश को बेच दिया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल हम सब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं। मोबाइल की जो रैम है या मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो एक कंट्री ने बनाया, मोबाइल के जो और पार्ट है वो किसी एक दूसरी कंट्री ने बनाए। सपोज मोबाइल का प्रोसेसर ताइवान ने बनाया, मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल के जो मदरबोर्ड है वो चाइना में बने। वहाँ से दोनों की दोनों चीज़ें मदरबोर्ड भी, स्क्रीन भी और प्रोसेसर भी इंडिया आया। इंडिया में वहाँ के उसके बाहर का कवर बना और उसको पूरे को पूरे असेंबल होकर के बेच दिया। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो मोस्टली हम ट्रेड के फॉर्म में करते हैं या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेड क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से। पहले डेफिनेशन समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन between countries, between more than two countries, correct, through foreign trade and investment. Either it will be the foreign trade or it will be the investment, और ये दोनों होंगे, या तो फॉरेन ट्रेड होगा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, वाया मतलब विद द हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज। अब मैं आपको एक एक चीज करके पहले इंटीग्रेशन समझाता हूँ, फिर इंटरकनेक्शन समझाता हूँ, फिर फॉरेन ट्रेड और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझाता हूँ और लास्ट में एमएनसी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटरकनेक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन समझने के लिए कि आप ये समझें कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटरकनेक्शन क्या होता है। अच्छा देखो, अगर आप इसकी परिभाषा से भी देखोगे कि इंटीग्रेशन मतलब कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री किसी एक देश की यात्रा में गए, अमेरिका की यात्रा में गए। क्यों गए? वहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए, कुछ समझौते करने के लिए कि अच्छा हम ये बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, हम इतना टैक्स लेंगे, आप इतना टैक्स लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया इंटीग्रेशन। इंटरकनेक्शन हो गया कि एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी कैसी है, कि हम व्यापार कैसे करेंगे। तुम्हारे यहाँ से शिप के थ्रू सामान आएगा, उसी शिप में हम सामान वापस भेज देंगे, सूचना को ऐसे आदान प्रदान होगा। ये सारा इंटरकनेक्शन के बाद बीच में आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया जी, इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना, इन सब के बीच में इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन है चीज़ों का। तो एक कंट्री बनाती है, वो दूसरी कंट्री में भी देती है, ठीक है। तो ये आ गया इंटरकनेक्शन थ्रू बिटवीन कंट्रीज, थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज समझते हैं क्या होता है फॉरेन ट्रेड, क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए आप देखो, इंडिया ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, इंडिया ने ये मार्कर बनाया।
अगर ये मार्कर यहाँ से बना के पूरा तैयार करके हमने भेज दिया किसी एक अफ्रीकन कंट्री में, सपोज नाइजीरिया में हमने ये अपना मार्कर भेज दिया, हाँ हम नाइजीरिया को ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरेन ट्रेड, कि हमने कोई एक प्रोडक्ट बना करके उसके दूसरे देश के साथ, दूसरी कंट्री के साथ हमने ट्रेडिंग करी, तो ये आ जाएगा फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि देखो, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, ठीक है, दूसरी कंपनी है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, वॉलमार्ट विदेश की कंपनी है। वॉलमार्ट कंपनी ने अपना पैसा, वॉलमार्ट कंपनी खुद नहीं आई, वॉलमार्ट कंपनी ने अपना पैसा फ्लिपकार्ट में लगाया ताकि वो आगे इंडिया में अपना बिजनेस कर सके, फ्लिपकार्ट कंपनी। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने, क्योंकि वॉलमार्ट इंडिया की कंपनी नहीं थी, ठीक है, वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी थी, वॉलमार्ट बाहर की कंपनी थी, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने पैसा लगाया इंडियन कंपनी में, उस वॉलमार्ट के हिसाब से तो इंडिया फॉरेन हो गया, तो क्या किया उसने, फॉरेन में इन्वेस्ट किया अपना पैसा, तो वो हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम चीज बेचेंगे, कोई एक प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे, जैसे हम मोबाइल फोन क्या करते हैं, मोबाइल फोन हम चाइना से मंगाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड होगा, कि फॉरेन में सामान आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई एक चाइनीज कंपनी है वो इंडिया में पैसा लगा करके इन्वेस्ट कर रही है किसी और कंपनी में, या अपना पैसा लगा के कोई एक प्लांट बना रही है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सैमसंग एक कंपनी है जो कि कोरिया की कंपनी है, अगर कोरिया में मोबाइल बना करके वो इंडिया में बेचेगी तो वो हो जाएगा फॉरेन ट्रेड। अगर वो अपना पैसा लगा करके इंडिया में अपना प्लांट खोलेगी या किसी और इंडियन कंपनी में अपना पैसा लगाएगी तो वो क्या बन जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्शन और इंटरेक्शन दो कंट्रीज के बीच में कैसे हो सकता है कि या तो फॉरेन ट्रेड होगा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, अब ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसकी हेल्प से होगा, वाया एमएनसी। यहां पे रोल आ जाता है एमएनसी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। एमएनसी मतलब कंपनी, किसी एक कंपनी की हेल्प से होगा ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सैमसंग का, या मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉलमार्ट का, या मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो ये सारी की सारी एमएनसी कंपनी है, क्योंकि जो एक से ज्यादा कंट्री में अपना बिजनेस करती है। तो डेफिनेशन आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज through foreign trade and foreign investment with the help of multinational corporations, ठीक है। तो ये आपका बन गया इसकी डेफिनेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखो, अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन कितनी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उससे हमें और चीज़ें, नई नई टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स दोज इफेक्ट द ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। मुझे एक कोई कंपनी लगानी है, कोई एक सीमेंट प्लांट लगाना है। क्या मैं ऐसी जगह सीमेंट प्लांट लगाऊंगा जहां पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो, कि मुझे अपना बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लेबर कॉस्ट में करनी पड़े? नहीं ना, मैं ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री लगाना चाहूँगा जहाँ पे मुझे सस्ती लेबर मिले, करेक्ट। फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में क्या होता है कि सस्ती लेबर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो दैनिक हम लोग वो देते हैं, पैसा देते हैं लेबर को, वो कम देते हैं एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री की तुलना में हम लोग कम पैसा देते हैं, तो यहाँ पे लेबर सस्ती है। तो पहला फैक्टर और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, कि लेबर अवेलेबल है और किस रेट में अवेलेबल है,
ठीक है, तो पहला फैक्टर आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर। दूसरा फैक्टर आ गया कस्टमर। अब मैंने सोचा कि मैं सीमेंट प्लांट लगाऊंगा और सीमेंट प्लांट में मुझे लेबर भी मिल गए सस्ते, लेकिन क्या कस्टमर है तो मैं बेचूंगा किसे? तो बेचने के लिए, उसको खरीदने के लिए भी कस्टमर होने चाहिए। तो ये इसका दूसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर है या नहीं है, सामान कौन खरीदेगा जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तीसरी चीज है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होता है कि जो भी हम कच्चा माल खरीदते हैं जिससे हमने एक एंड प्रोडक्ट बनाना है, ये सब हम देख चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है। वो रॉ मटेरियल मुझे किस भाव में मिल रहा है। अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। तो यही एक बाहर की कंपनी के लिए भी, यही एक अमेरिका की कंपनी भी फॉलो करेगी। अगर इंडिया में उसको मोबाइल का प्लांट लगाना है और मोबाइल जिन जिन चीज़ों से मिल करके बनता है वो चीज़ें महंगी हैं भारत में, तो वो नहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कंपनी को आकर्षित करता है कि भारत में आए या किसी भी विदेशी कंपनी को आकर्षित करता है कि हम अपने देश में आकर के बिजनेस करें, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज डिसाइड करती हैं कि क्या वो कंपनी बाहर से आएगी तो कितना टैक्स देगी, जो वो सामान बनाएगी वो कैसे बेच सकती है, या वो किस लेवल का बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, छोटी इंडस्ट्री बन सकती है, या और भी चीज़ें कि कम से कम इतने तो इंडियन लोगों को वो बिजनेस नौकरी देगी ही देगी। इसके अलावा से वो क्या उसके लॉज एंड क्या उसके टैक्सेस होंगे, वो सब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आता है। तो ये चार फैक्टर जो कि हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक आपने बहुत सुना होगा ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस, तो ईज ऑफ बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस करना कितना आसान है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, पेपर वर्क में कितना टाइम लगता है, आपके टैक्सेस कितने ले रहे हैं, आप कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के अपना व्यापार करना चाहती है या बिजनेस बनाना चाहती है तो हम उसको कितनी सहूलियत दे रहे हैं, क्या हम उसको कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाता है। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट पॉलिसीज की। गवर्नमेंट पॉलिसीज में स्टूडेंट्स दो चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। पहला चीज है जो कि है ट्रेड बैरियर, ठीक है, और दूसरा चीज होती है लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर मतलब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं कि फॉरेन कंपनी आएगी, टैक्सेस देगी, इतने टैक्सेस देगी, मिनिमम इतने टैक्सेस देगी, तो वो बात है ट्रेड बैरियर की। दूसरी चीज है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में अगर मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो हमने क्या किया 1991 में, आप ईयर याद रखिएगा, 1991 में अपने ट्रेड बैरियर हटाए और ट्रेड बैरियर हटाने के बाद हमने लिबरलाइजेशन को खोला। लिबरलाइजेशन खोलने के बाद क्या हुआ, हमको विदेशी कंपनियों ने भारत में इंटरेस्ट दिखाया कि ओके हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, और विदेशी कंपनियां भारत में आई। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन तक की तो यहां तक की बात थी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बेसिक चीजें। तो जो अगला लेक्चर हम कवर करेंगे, मैं कवर करूंगा उसमें कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। जब इंडिया में 1991 में ट्रेड बैरियर हटे और लिबरलाइजेशन को हमने लिबरलाइजेशन किया, तो उसकी वजह से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ। फॉरेन से कंपनीज आई, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, इंडियन कुछ कंपनीज ऐसी थी जो बाहर जाकर के बिजनेस चीज़ों ने किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसकी वजह से कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं और हर चीज़ के कुछ
नुकसान होते हैं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि उसका क्या फायदा हुआ और उस चीज का क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि क्या है। आप लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। 3 वर्ड आप लोगों को, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंटरेक्शन एंड इंटरकनेक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, और एमएनसी। एमएनसी मतलब ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से ज्यादा देशों में बिजनेस करती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल मतलब जो काफी देशों में अपना बिजनेस करती है। तो 3 चीजें ध्यान रखोगे डेफिनेशन के लिए। पहली चीज क्या हो गया, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा से एमएनसी। ठीक है, तो ये बात है ग्लोबलाइजेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। सो थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।